इतना बड़ा डिस्प्यूट है इंडिया पाकिस्तान का, तो उसको हम कैसे यहाँ एक कल्पना कर सकते हैं लाने की या विलय करने की? तो भारत में विलय कराने जैसे किसी योजना पे काम नहीं चल रहा है। हाँ। आप देखिए इस विचारधारा का संघर्ष, इस मांग का संघर्ष पाकिस्तान के अंदर ही 1952 से ही शुरू हो गया था। जब बलूचिस्तान ने ये ऑफर दिया कि हमको भारत में सम्मिलित किया जाए, भारत में समाहित किया जाए, लेकिन नेहरू जी ने उसको इनकार कर दिया और बल्कि बेइज्जत करके उन लोगों को भगाया। और अंततः क्या स्थिति हुई, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, पाकिस्तान ने बंदूक के बल पर उसको कब्जा कर लिया। वही सेम स्थिति सिंध प्रांत के साथ भी हुई। सिंध प्रांत भी भारत के साथ विलय चाहता था, परंतु सिंध के ऊपर भी जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया या स्वतंत्र रहना चाहता था। वो मांग अनवरत वहां चल रही है। ये संघर्ष, अंतर संघर्ष से वहां के लोग जूझ रहे हैं। और जो भारत से जो लोग गए थे, जो मुजाहिर लोग थे, जो वहां कहे जाते हैं, जो वहां का एलीट क्लास है, जो सरकार की सारी सुविधाओं को भोगता है, वो उनके ऊपर एक शासक के रूप में आज भी शासन करता है, उनको गुलाम बना करके रखा है। जिनकी वहां पर हजारों साल से पीढ़ियों के जो प्रमाण हैं, जो हजारों वर्ष से रह रहे हैं, आज वो वहां पर गुलामी की अवस्था में चले गए। और वहां का पूरा शासन, जो यहाँ से लोग गए थे, जो ताकतवर लोग थे, जो शासन प्रशासन में आए, उनके हाथ में चला गया। और अब तो ये हालात हैं कि वहां की जमीन को चीन जैसे देश को भी बेचा जा रहा है और चीन भी वहां पर एट्रोसिटीज कर रहा है। तो ये मांग वहां से उठ रही है। भारत ने ऐसा कोई प्रस्ताव, प्रपोजल नहीं भेजा है, लेकिन हाँ, यदि सेंसस हो जाए सिंध में, बलूचिस्तान में, पीओके में, तो आप देखिए 100 में से 100% लोग वहां के मूल जो हैं वो भारत के पक्ष में आ जाएंगे और कहेंगे कि भारत में हमको विलय होना है। क्योंकि अभी देखिए पीओके में एक बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ, वहां की सारी जनता सड़क पर उतर गई और वो चाहती है भारत में विलय, क्योंकि कश्मीर का जिस तरह से विकास हो रहा है उसको देख करके आज वहां पर यह स्थिति है कि खाने के लिए आटा, दाल, चावल की कमी है, बिजली बिल्कुल। नहीं है, गौरव जी, इंटरनेट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो वो गौरव देख जी, रहे हैं कि किस तरह से भारत तरक्की कर रहा है। देखिए, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों आपस में एक हो गए, उनका आपस में विलय हो गया। पूरा यूरोप 27 देश आपस में लड़ते थे, कहीं ना कहीं उनमें आपस में द्वंद्व रहता था। पूरा यूरोपियन यूनियन के रूप में आज यूरोप एक हो गया। इसी प्रकार दुनिया में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। तो जो देश, जो भूखंड भारत से सांस्कृतिक रूप से एक था, धार्मिक एक रूपता थी, सिंध में भी देखिए जोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो का शहर वही है, तमाम हमारे हिंगराज के मंदिर वहां है, देवी का हमारी शक्तिपीठ वहां पर है। तो बहुत सारी ऐसी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थान हैं वहां पर जो पाकिस्तान के अंदर हैं। और ये जो सांस्कृतिक कनेक्ट होता है वो 10, 20, 50 साल का नहीं होता है, ये जन्म जन्मांतर का होता है। इसलिए आप देखते होंगे कभी कोई बच्चा पैदा होता है तो जन्म से ही उसको पूर्व जन्म की बात याद होती है और वहां का जब वो स्थान बताता है तो वो सारी चीजें निकलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा भूखंड जो है सांस्कृतिक रूप से एक है, धार्मिक रूप से एक है। तो ऐसी स्थिति निश्चित रूप से आएगी, अवश्यंभावी आएगी, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा फूट डालो राज करो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को बनाया गया और पाकिस्तान के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया गया। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से सिखों को भारत के सांस्कृतिक एक रूपता से अलग करने का काम अंग्रेजों ने किया, भारत के दिमाग को ही, भारत के लोगों के दिमाग को ही एक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम किया, वो कभी ना कभी वो टूटेगा। क्योंकि कभी भी ऐसे जगहों पर शांति पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाती, विकास नहीं हो पाता। हाँ, भारत में 2014 के बाद एक ऐसी सरकार आई जो डेवलपमेंट पे काम की और तेज गति से काम की, और इस डेवलपमेंट ने एक नया नैरेटिव, एक नई उम्मीद, एक नया प्रकाश बिखेरा है पूरे दुनिया के सामने। चाहे वो कोरोना काल का टाइम रहा हो या फिर अब जब दुनिया के निवेश भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, मेक इन इंडिया हो, G20 का जो समिट हुआ उसमें आपने देखा 55 ऐसे देश जो उपेक्षित थे उसको भारत ने किसी प्रकार यूरोपियन यूनियन को G20 की सदस्यता दिलाई। ठीक है बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट गौरव जी, तो कहीं ना कहीं लेकिन बड़े बड़े इवेंट में और सिंध प्रांत को लाने के लिए या इधर विलय कराने के लिए या एक अखंड हिंदुस्तान का सपना, अच्छी बात है, हम सपना देख रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा से उन बातों पर भी जाएं। एक आपने कहा था ना कि यदि एक प्रॉपर गणना हो जाती है, वहां की तमाम चीजें हो जाती तो चीजें आएंगी। हम उन रेशियो पे भी बात कर लें, 80-20 के जो रेशियो पे यदि हम बात कर लें, कैसे हम उसको कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी कैसे आइडेंटिफाई करेगी इन चीजों को?
नहीं, ये तो बहुत एडवांस स्टेज की बात राखी जी आप कर रही हैं। संविधान और कानून सारी चीजों को अनुकूल बना देता है अगर कोई स्टेट कानून के हिसाब से चलता है। आतंक और तानाशाह के हिसाब से जब कोई देश चलता है तो वहां तमाम अनियमितता पैदा होती है। यहाँ पर सिंध की केवल बात हो रही है। सिंध के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया है, तो सिंध की कहानी वही है जो बलूचिस्तान की है, जो पीओके की है। और आज आप देख रहे हैं, और पाकिस्तान जो कटोरा छाप पाकिस्तान आज बन गया है, 300 रुपए किलो आटा है वहां पर, उसकी मुद्रा नीचे गिरती चली जा रही है। वो टेररिस्ट एक्सपोर्ट करने की एकमात्र कंट्री बन करके रह गया है। तो पाकिस्तान से उम्मीदें लोगों की समाप्त हो चुकी हैं। जब वहां के नागरिकों की उम्मीद अपने स्टेट से, अपने शासन से समाप्त हो जाती है, तो निश्चित रूप से वहां पे विद्रोह होता है और तमाम लिबरेशन भी और शांतिपूर्ण वहां पे एजिटेशन हो रहे हैं। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो किसके पास हो जाएंगे? स्वाभाविक है कि उनका जो पेरेंट मुल्क है, पेरेंट देश जो है वो भारत ही है। और बहुत दिन नहीं हुआ, 7 दशक पहले ही वो हमसे अलग हुए हैं, तो वो भारत की तरफ ही आएंगे। और ये भारत का नैतिक जिम्मेदारी भी है कि उनको स्वीकार करें। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल की तरह नहीं कि भारत को काट काट करके अलग करते रहो और अपना एक एक गुर्गा, एक एक सामंत बैठा दो और लूटो खाओ। भारतीय जनता पार्टी उस सोच की पार्टी नहीं है। समग्रता में विश्वास करती है, अंत्योदय में विश्वास करती है, और इसीलिए इसकी योजनाएं जमीन पे उस तरीके से दिखाई देती है। चलिए ठीक, गौरव जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, सिर्फ इस दृष्टि से देख लेना कि कैसे मिलाया जाएगा, उसका क्या प्रारूप होगा, क्या स्वरूप होगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट भी है, बहुत बड़ी चिंता भी है। जिस तरह से चीन सीपेक को बढ़ा रहा है और ग्वादर पोर्ट को उसने ले रखा है और पूरे पाकिस्तान को अपने डेथ ट्रैप में फंसाता चला जा रहा है, तो भारत के लिए सुरक्षा का भी एक कड़ा खतरा, बड़ा खतरा एक खड़ा हो गया है। और वो भी पड़ोस से खड़ा हो गया है, पाकिस्तान के क्षेत्र से खड़ा हो गया है। और इसके लिए अगर भविष्य में ऐसी स्थिति आती है कि सैन्य कार्रवाई की भी आवश्यकता पड़ी, तो निश्चित रूप से भारत को तैयार रहना चाहिए। और उस दिशा में हम तैयार भी हैं, क्योंकि गलवान में हम रोक सकते हैं, हम उनको दूसरे फ्रंट पर रोक सकते हैं, तो हमको इस फ्रंट पर भी सोचने की आवश्यकता है। और यहाँ तो पाकिस्तान बाहें फैला करके, पूरा खोल करके पाकिस्तान के सभी भूखंड को चीन को बेचता चला जा रहा है। और चीन की साम्राज्यवादी नीति, विस्तारवादी नीति कहीं ना कहीं भारत के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। तो इस दृष्टि से अगर हम सोच रहे हैं उस दिशा में, हमारे नीति नियामक जो रणनीतिकार हैं वो अगर रणनीति बनाते हैं, तो उसमें क्या बुरा है, करना ही चाहिए। जो पाप कांग्रेस ने किया है उसको धुलने का काम निश्चित रूप से जिस तरह से 2014 से मोदी जी कर रहे हैं, और भविष्य में भी उसी योजना के अंतर्गत जो जो गलतियां इन लोगों ने की है उसको सुधारने का, उसको वापस लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की सरकारें भी करती रहेंगी। हमारी वही नीति है। देश को कमजोर करना, देश को तोड़ना, ये हमारी नीति नहीं है। देश को सुरक्षित रखना, देश को आगे बढ़ाना। ये गरीबी की बात कर रहे हैं। 1971 में गरीबी हटाओ के नाम पर सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी आज भी गरीबी चिल्ला रही है। जिस तरीके से ये बात आज कही गई है, लगातार शासन में रहने वाले लोग, आज जिस तरह से ये बात कही गई है, वाकई में इसके लिए काम करेंगे या फिर वाकई में जो कहा जा रहा है कि एक कार्यक्रम में कह दिया था तो बात आई गई हो जाएगी? मैं तो बस अब ये जानना चाहती हूँ। राकेश जी, ये सिर्फ एक कार्यक्रम तक की बात नहीं है। आप पिछले ज्यादा नहीं, 1 वर्ष का आप ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान में सिंध का अगर उठा करके देख लीजिए, केवल हिस्ट्री देख लीजिए, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन एजिटेशन ना हो रहा हो, जिस दिन वहां पर कोई ना कोई पार्टी जो है वो सड़कों पर न उतर रही हो। दुनिया के अन्य देशों में भी लोग उतर रहे हैं। जिस तरह से तिब्बत की मांग दुनिया के सभी फ्रंट पर होती है कि हमारा तिब्बत मुक्त कराया जाए, उसी प्रकार वहां के राज्य भी कर रहे हैं। और वो स्वतंत्र राष्ट्र था एक समय में था, और उसी ऑटोनॉमी को वो मांग कर रहे हैं, उसी की वो बात कर रहे हैं। और भारत के साथ उनका रिश्ता रहा है, सांस्कृतिक धार्मिक रिश्ता रहा है। और भारत अगर आगे बढ़ करके, बाहें फैला करके उनके संरक्षण के लिए खड़ा होता है, तो कौन खड़ा होगा? आप बताइए। यहूदियों के लिए भारत बाहें फैला करके खड़ा रहा। दुनिया में जो आइसोलेटेड जातियां रही, समाज रहा, सबको शरण भारत ने दिया है। तो वो तो हमारा हिस्सा रहा है, और उस हिस्से की बात करना कोई बुरी बात तो है नहीं। हमारी सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, हमारी संस्कृति के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, अनीता जी अभी कह रही थी कि ये एक चुनावी स्टंट हो सकता है। चुनाव के समय क्यों हमको हिंदुत्व की और ये तमाम चीजों की याद आती है? नहीं, चुनाव से इसका कोई सरोकार नहीं है। चुनाव आते हैं, जाते हैं, और ये सारी प्रक्रिया 500 साल से राम जन्मभूमि का मुद्दा चल रहा था ना, 522 साल के बाद वो मुद्दा हल हुआ। न जाने कितने चुनाव हुए होंगे। पिछले 7 दशक से ही लोकतंत्र है यहाँ पर, तो कितने चुनाव आए और गए। हर बार ये लोग ये जुमला उठाते हैं चुनाव की वजह से करें। तो आप डर क्यों रहे भाई? आप भी करिए, आप भी तो कर रहे हैं कर्नाटक में टीपू सुल्तान का कटआउट लगा करके।
औरंगजेब का कटआउट लाया जिसने 30,000 ठीक मंदिर है, तोड़ गौरव दिए, जी। ध्वस्त कर दिए, बोल रहे थे लाखों लोगों जनिता को जी की मौत समय के की घाट सीमा उतार है। दिया, ठीक कन्वर्जन है, कराया, उसको माला पहनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, वहां पे तुष्टिकरण की पॉलिसी अपनाई हुई है, तो उस पर नहीं इनके पास जवाब रहेगा। ठीक है।